हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शारदा लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो के साथ मैं मैथ्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एसएससी, एमटीएस, जीडी, बीएसएससी और 10th लेवल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस वीडियो के थ्रू हम देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस सीरीज़ में आपको 15 to 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैंने मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस तक ही लिए हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर मुझे बताएं। एंड डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द किसी भी सवाल को कंप्लीट करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। एक मिश्रण में दूध और पानी 1:4 के अनुपात में है। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है जिससे दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया था। तो यहाँ से आप देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 1:4। तो हमें मिश्रण पता नहीं है तो सबसे पहले हम मान लेंगे। तो मैंने मान लिया कि मिश्रण जो है वो क्या है, 100 लीटर का मिश्रण है। अब यहाँ से हमें इसे 100 लीटर को 1:4 में बांट देना है। तो अगर हम 1:4 देखें तो यानी कि टोटल क्या है, 5 भाग है। 5 भाग में से 1 भाग दूध का होगा और 4 भाग पानी का होगा। तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, कैसे इसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से जैसे 100 लीटर जो है ये टोटल 5 भाग है और हमें क्या चाहिए, पहला भाग यानी कि 1 भाग जो कि दूध है। तो यहाँ से 5 से 20 बार में कट गया और ये 20 को 1 से करेंगे तो 20 यानी कि 20 लीटर हमारा दूध हो गया। अब 20 लीटर जब दूध हो गया तो कितना बच गया, 100 में से 20 गया तो 80 लीटर यानी कि 80 लीटर क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा वाटर और ये मिल्क। यानी कि दूध हमारे पास 20 लीटर है मिश्रण में और 80 लीटर पानी। अब यहाँ से देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया था ताकि जो हमारा अनुपात है वो क्या हो जाए, 2:1। तो अब यहाँ से समझने की जरूरत क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि दूध मिलाना है। दूध मिलाना है मतलब पानी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें दूध मिलाना है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 2:1 में मिश्रण हो जाता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 2:1 यानी कि 1 जो है ये पानी का है और ये 2 अनुपात जो है ये मिल्क का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कहा गया है कि दूध मिलाना है तो पानी को हमें कुछ भी करना नहीं है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो पानी 1 अनुपात और ये 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 80 लीटर के, जो पहले था, क्योंकि पानी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। तो पानी 80 लीटर के रहेगा और 2 अनुपात बोल रहा है दूध। तो दूध अगर 2 अनुपात होगा तो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि 1 अनुपात 80 लीटर के बराबर है। तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 160 लीटर के बराबर। लेकिन अब पूछा क्या गया, 160 लीटर के बराबर होगा तो पहले से हमारे पास दूध कितना है, 20 लीटर। 20 लीटर दूध पहले से हमारे पास है। तो 160 कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए 140 लीटर। ठीक है, 140 लीटर हमें दूध मिलाना पड़ेगा ताकि अनुपात जो है ये 2:1 में हो जाए। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में, यानी कि प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में हमें बताना है कि कितना दूध मिलाया गया। तो यहाँ से आप देखिए प्रारंभिक हमारा जो मिश्रण था वो क्या था, 100 था। प्रारंभिक मिश्रण जो हमने लिया था 100 माना था हमने। अब बोला जा रहा है कि कितना दूध मिलाया गया वो प्रतिशत में बताना है। तो 100 और हमने दूध कितना मिलाया, 140 लीटर। यहाँ से आप देख सकते हैं 140 लीटर हमने दूध मिलाया, 140 लीटर। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो ये 100 कैंसिल हो गया, यानी कि क्या आ जाएगा, 140%। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई 15% कम कर दी जाती है और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, एक आयत है। तो मैं सबसे पहले आयत बनाऊँगा। मैंने बोला था वर्ग जो है वो भी आयत ही होता है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लंबाई 15% कम कर दी जाती है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, मान लिया लंबाई भी 100 है और चौड़ाई भी 100 है। अब यहाँ से क्या कहा जा रहा है कि लंबाई 15% कम कर दी जाती है, क्षेत्रफल में हमें बताना है परिवर्तन क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 100 गुना 100, 100 गुना 100 यानी कि 10,000। यहाँ से हमारा क्षेत्रफल आ गया 10,000। आगे क्या कहा जा रहा है कि जब लंबाई 15% कम कर दी जाती है तो लंबाई अगर 15% घटाते हैं हम तो क्या आ जाएगा, 85। 15 मैंने माइनस कर दिया। और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, 100 से 110। अब यहाँ से हम फिर से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो नया क्षेत्रफल निकालने के लिए ये और ये यूज़ करना है हमें भुजाएं। तो 85 × 110, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 मतलब 9350। तो यहाँ से आ जाएगा 9350 यूनिट। तो यहाँ पे आप देखें एरिया में क्या आई है, कमी आई है 9350। तो यहाँ से हम माइनस कर लेंगे तो कितना, 0, 10 में 5 तो 5, 9 में 3 तो 6,
650 की कमी आई है। कितने पे कमी आई है? 10,000 पे। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 650 की कमी 10,000 पे, और इसे प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, 2 0 कट गया, 1 0 कट गया, और यहाँ पे 10 है तो यानी कि एक डिजिट के पहले पॉइंट, तो 6.5%, यानी कि ओवरऑल में क्या आएगी, 6.5% की कमी आएगी। तो यहाँ से आप देखें ऑप्शन तीसरा राइट आंसर होगा आपका। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका महत्तम समावर्तक 6 है। संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्याएं 4:5 में है और उनका महत्तम यानी कि HCF दिया हुआ 6 है। दो संख्याओं का LCM पूछा गया। तो यहाँ से आप देखिए संख्याएं जो है 4:5 में है, तो हमें संख्याएं पता नहीं है तो हम क्या मान लेंगे कि संख्या जो है वो x के अनुपात में। अगर x के अनुपात में होगी तो एक संख्या होगी हमारी 4x और दूसरी संख्या होगी हमारी 5x। अब यहाँ से आप देख सकते क्या है, उनका महत्तम यानी कि HCF दिया हुआ 6। तो आपको पता होगा कि HCF क्या होता है, दोनों ही नंबर्स का कॉमन फैक्टर। हमें जिसका भी निकालना है उसका कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा गुणनखंड, वही हमारा होता है HCF। तो यहाँ से आप देखिए क्या 6 जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर यानी कि HCF है 6 दिया हुआ है। और यहाँ से आप देखें अगर नंबर में देखा जाए तो x यहाँ पे और यहाँ पे भी x, यानी कि x जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है 6। तो अगर हम संख्या निकालें तो 4 को 6 से गुना कर देंगे तो पहली संख्या आ जाएगी 24 और दूसरी संख्या आ जाएगी 5 को 6 से करेंगे तो 30, यानी कि हमारी पहली संख्या 24 है और दूसरी संख्या 30 है। अब यहाँ से क्या पूछा गया है, संख्याओं का LCM पूछा गया। तो LCM आप नॉर्मल भी निकाल सकते हो, 24 और 30 का LCM ऐसे 6 से 4 बार में, 6 से 5 बार में। तो यहाँ से आप देखें 6 चौक 24 बचे 120, यानी कि LCM जो है वो क्या आएगा 120। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। काफ़ी इजी सवाल था ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 सेक्शन में अभ्यर्थियों की संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक सेक्शन में 18 अभ्यर्थी बढ़ जाते हैं तो यह अनुपात 8, 11, 14 में बदल जाता है। तो प्रारंभ में तीनों सेक्शन में कितने अभ्यर्थी थे, यानी कि तीनों सेक्शनों को मिला के कुल अभ्यर्थी कितने थे, ये हमें बताना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या कि जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई 2, 3, 4 के अनुपात में दी गई। तो हम मान लेते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो x के अनुपात में होंगे। तो हमारा पहले सेक्शन में 2x, दूसरे सेक्शन में 3x और तीसरे सेक्शन में 4x के अनुपात में विद्यार्थी होंगे। और क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक सेक्शन में 18 अभ्यर्थी बढ़ जाते हैं। तो हम प्रत्येक सेक्शन में 18 अभ्यर्थी बढ़ा देते हैं। इसमें भी 18 बढ़ा दिया मैंने, इसमें भी बढ़ा दिया और इसमें भी बढ़ा दिया। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अनुपात बदल के क्या हो जाता है, 8, 11 और 14 में बदल जाता है। तो यहाँ से आप कोई भी दो ले सकते हैं। ये दो आप या तो ले कोई भी कंटिन्यूस दो सेक्शन को आप ले सकते हैं और उससे कंपेयर हम कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया 2x + 18, तो अब ये अनुपात किस में बदल गया, 8 में बदल गया। जब दूसरे सेक्शन में 18 अभ्यर्थी जुड़ा यानी कि 3x + 18, तो ये अनुपात बदल गया 11 में। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 8 तिया 24x + 18 144 इक्वल टू 11 को 2 से किया तो 22x + 18 को 11 से करेंगे तो 180 90 98 198। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, x वाला एक साइड यानी कि 24x में से 2x माइनस करेंगे तो बच जाएगा हमारा 2x, और यहाँ 198 में से 144 माइनस करेंगे तो 8 में 4 तो 4, 9 में 4 तो 5। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 54/2 यानी कि 27। x की वैल्यू आ गई 27। अब पूछा क्या गया है कि तीनों सेक्शन में प्रारंभ में कितने अभ्यर्थी थे, यानी कि टोटल कितने थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या है 2, 3 और 4, यानी कि इसे हम ऐड कर देंगे सीधा 4, 3x और 2x, यानी कि 4, 3, 7 और 2 9x। अब यहाँ से आप देखें कितना है, x की वैल्यू 27 आई है तो 9 गुना 27। तो यहाँ से आप देखें 9 7 63 का 3 बचा 6, 9 2 18 और 6 24, यानी कि 243 विद्यार्थी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। एक और अप्रोच क्या आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कहा गया है कि 3 सेक्शन में जो अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात है वो 2, 3, 4, यानी कि इसे ऐड करने पे कितना आ रहा है 4, 3, 7 और 2 9। तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शन में देख सकते हैं कि 9 से कौन सी संख्या कट रही है। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वही संख्या जो है वो आपका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया प्रारंभ में तीनों सेक्शन में कितने विद्यार्थी थे और ये प्रारंभ का अनुपात दिया गया है। तो आंसर में भी जो होगा वो संख्या आपकी 9 से कट रही होगी। तो यहाँ से आप देखें 9 से हमें पता है चेक कैसे करना है कि इन तीनों का हमें सम कर देना है, जोड़ देना है। जो 9 से कटता होगा वो संख्या भी पूरी विभाजित हो जाएगी 9 से। तो यहाँ से आप देखें क्या है 3, 2, 5 और 2 7, 7 9 से कटता है, नहीं कटता है, ये गलत। अगला है 4, 3, 7, 2 9, इसका सम आ गया 9, ये कटता है, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं 8, 2, 10, 2 12, 12 9 से कटता है, नहीं कटता है। 8, 2, 10, 11, 11 9 से कटता है, नहीं कटता है। तो यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये करेक्ट आंसर है बिना बनाए ही। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन आपका आ रहा है
जो 9 से विभाज्य है तो फिर आपको बना के देखना पड़ेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। 8 वर्ष पूर्व उनकी संबंधित आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा? तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ही हिंट होता है। आप आसानी से क्वेश्चन के थ्रू बना सकते हो। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन समझ जाओगे उतनी ही जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग बताया गया। उसके बाद क्या दिया गया कि 8 वर्ष पूर्व, यानी कि 8 साल पहले उनकी आयु का अनुपात दिया गया। तो आप यहाँ क्वेश्चन से देखें कि अगर वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 94 वर्ष यानी कि 94 ईयर्स है वर्तमान आयु का अनुपात, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप 8 वर्ष पूर्व जब कहा गया, यानी कि अगर 8 साल पिता की आयु माइनस होगी तो पुत्र की भी आयु माइनस होगी 8 साल, यानी कि टोटल क्या है 16 साल। 16 साल आपको क्या कर देना है, इसमें माइनस कर देना है। तो 8 साल पहले इनकी आयु का योग आ जाएगा। तो 14 में से 6 तो 8, और ये 8 में 1 तो 7, यानी कि 78। 8 साल पहले दोनों की आयु का योग क्या था, 78। और देखिए उनका अनुपात भी दिया गया है कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात जो है वो 2:1 में। तो 2:1 में हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 78 को हमें क्या करना है, 2:1 में डिवाइड करना है, यानी 3। सबसे पहले हमें चाहिए पिता की आयु, तो पिता की आयु है 2, 3 से 1 कट गया 26 बार में, 26 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52। अगर ये 52 आ गया तो पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी, 26। ठीक है। अब यहाँ से हमें पिता और पुत्र की 8 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात हुई है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये वर्तमान आयु नहीं है, क्योंकि आप 8 साल पहले गए थे ना, ये 78 में। तो यहाँ से आप देखिए वर्तमान आयु निकालते, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 8 साल आगे चले जाएंगे। तो 52 में अगर 8 जोड़ दिया तो आ गया 60, यानी कि पिता की जो आयु है वो होगी 60 और पुत्र की आयु हो गई 26 और 8 34, यानी पुत्र की आयु हो गई 34। ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है, 10 वर्ष बाद। तो अब हम यहाँ पे पहुंचे वर्तमान में। ठीक है। अब 10 साल आगे चले जाते हैं, तो 60 से 10 साल आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा 70, और 34 से 10 साल आगे जाएंगे तो 44। ठीक है। इसका अनुपात पूछा गया, तो हम क्या करेंगे 70:44। अब देखिए अनुपात मैंने बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो ये जितने दूर तक कटेगा हम कटा देंगे। तो 2 से ये 35 बार में और 2 से ये 22 बार में। ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 35:22। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो आसानी से आप, ये सवाल मैंने कई बार कराया है, इसे आसानी से आप कर सकते हो। किसी शहर की जनसंख्या पहले 2 वर्षों में 2% की दर से बढ़ती है और फिर तीसरे वर्ष 4% की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 62,500 है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, मैं इसका आंसर एक्सपेक्ट करूँगा कमेंट सेक्शन में। आई होप आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो मैं अगली क्लास में इसका आंसर करवा दूंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। देख सकते हैं आप 675 का 120% प्लस 92 इक्वल टू 1240 का कितना प्रतिशत प्लस 716। तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं फटाफट से। 675 का सबसे पहले हम क्या करेंगे 120% निकालना है। यहाँ से हम 675 का 120% यानी कि 6/5 मैंने पढ़ाया था, ये 5 से 1 बार में और ये 5 से 135 बार में। 135 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 810। 810 में क्या करना है 92 ऐड करना है, तो ये आ गया 2, 9 1 10 का 0 बचा 1, 902। यानी कि एक साइड पे हमारी आ गया 902, हो गया 902 बराबर 1240 का कितना प्रतिशत है ना। तो हम क्या करेंगे 1240 का मान लेते हैं x प्रतिशत, x/100 प्लस 716। अब देखिए यहाँ पे 716 प्लस में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 716 हम माइनस कर देते हैं। 716 तो कितना आ जाएगा 12 में से 6 तक 6 8 1 186। ठीक है। अब इसे 0 0 कट गया, 2 से ये 5 बार में और ये 2 से 2 6 12 2 2 4 62 बार में। ठीक है। हमारे पास क्या है 186 बराबर 62x/5। तो यहाँ से हम x की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। 186 ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 62 आ जाएगा हमारा नीचे। तो यहाँ से देखें 31 से ये 2 बार में कटेगा और ये 31 से 6 बार में, 2 से ये 3 बार में और ये 3 बचे 15, यानी कि x का मान क्या आ गया 15%। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 15%। अगला क्वेश्चन है एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार का है। इस तार से एक वर्ग बनाया गया। वर्ग की एक भुजा की लगभग लंबाई कितनी है? यहाँ से आप देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक वृत्त है। सबसे पहले हमें क्या करना है एक वृत्त बना लेना है। एक वृत्त है, इसका क्या कहा जा रहा है कि 98 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या जो है वो क्या है 98 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया आपका 98 सेंटीमीटर। और बोला है कि इसी वृत्त के तार का उपयोग करके क्या करना है एक वर्ग बनाना है हमें। तो ये तार
की लंबाई जो है वो कितनी होगी, तार की लंबाई उतनी ही होगी जितनी वृत्त की परिधि होगी, क्योंकि ये जो है ये लंबाई इसे ही हम क्या बोलते हैं, परिधि, है ना, यानी कि पेरीमीटर, जिसे सर्कमफेरेंस बोलते हैं। इतनी ही लंबाई से हमें वर्ग बनाना। तो सबसे पहले हम इसकी परिधि निकालते हैं। तो परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2πr। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू r 98। 7 से 1 कट गया 14 बार में। अब इसे हम गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, 22 को 2 से करेंगे तो 44 गुना 14 इतना आएगा, जो भी आएगा। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आंसर तो आ नहीं रहे। वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो आपको मैं बता दूं कि जो ये परिधि है वो किसके बराबर होगी, वर्ग के परिमाप के बराबर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। हमें क्या पूछा गया है, भुजा की लंबाई। ये 4 जो मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में। इसीलिए मैं बोल रहा था मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब 4 से ये 44 11 बार में कट जाएगा, 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, ठीक है, 154 सेंटीमीटर। यहाँ से आप देखें ऑप्शन नंबर चौथा 154 सेंटीमीटर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हमारा अगला जो सवाल है ये एक्सपोनेंट एंड पावर से है। अगर आपने 9th या 10th में एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर पढ़ा होगा तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि यदि 5/3 का होल पावर -5 इंटू 5/3 का पावर -11 इक्वल टू 25/9 का पावर 4x, तो 5x³ प्लस 3 का मान कितना है। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखने वाला हूँ, डेफिनेटली आपको याद आएगा। a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू क्या होता है, a का पावर m प्लस n। आई होप आपको ये चीज़ याद आ रही होगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर ये जो नीचे वाला इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं बेस, ठीक है, और ये ऊपर वाले को पावर। तो किसी भी नंबर में अगर बेस सेम हो और नंबर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन में हो और पावर अलग अलग होते हैं, तो क्या हो जाता है कि पावर जो है वो ऐड हो जाता है कुछ इस तरह से, और बेस जो है वो हम जैसे का तैसे लिख देते हैं बेस को। तो चलिए इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से आप देखिए क्या कहा जा रहा है कि 5/3 का पावर जो भी है इंटू 5/3 का पावर -11, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का जो बेस है, यहाँ पे आप देखें 5/3 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 5/3, और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, 5/3 का पावर जो है दोनों को ऐड कर देंगे। तो -5 और -11 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, -16 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है 25/9, तो 25/9 का पावर 4x, है ना। अब यहाँ से आप देखिए क्या कर सकते हैं हम, 5/3 का पावर 16 -16 इक्वल टू 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 5 की स्क्वायर, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं हम 3 की स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसे होल में लिख देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का ही पावर 2 है, तो हम यहाँ 5/3 का होल पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें इसका पावर 4x था, यानी कि पूरे का पावर क्या आ जाएगा 4x, ठीक है। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि ये जो पावर है यहाँ पे और ये पावर, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5/3 का पावर 4 2 जा 8x, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा 5/3 का पावर -16। अब यहाँ पे आप देखें पावर दोनों जगह पे नीचे सेम है, ठीक है। तो ये पावर को हम काट सकते हैं, 5/3 कट गया। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा 8x इक्वल टू -16, ठीक है। 8x इक्वल टू -16 यहाँ से हमारा बच रहा है। अब यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 -16/8 यानी कि -2। अब जो भी कहा गया आपको क्वेश्चन 5x³, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या करना है 5x³ यानी कि 5x का क्यूब। तो x की वैल्यू -2 आई है, -2 का क्यूब प्लस 3। -2 का क्यूब क्या होता है -8, -8 5 जा -40 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा 40 में 3 गया तो -37। साइन बड़ा होगा माइनस का, इसीलिए साइन आएगा माइनस, ठीक है। यहाँ से आ गया क्या आंसर -37। तो यहाँ से आप देखें ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, ट्रेन का क्वेश्चन। तो यहाँ से देखें 550 मीटर और 650 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में एक दूसरे के समांतर चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो यहाँ से आप देखें क्या दिया गया है, दोनों ट्रेनों की लंबाई दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले नोट डाउन करते हैं जो भी दिया गया। दोनों ट्रेनों की लंबाई दी गई, एक ट्रेन की लंबाई है 550 मीटर और दूसरे की लंबाई है 650 मीटर, ठीक है। दोनों की स्पीड भी दी गई है, एक चल रही है 68 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और दूसरी चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें क्या पूछा गया कि कितने समय में एक दूसरे को ट्रेनें जो है वो पार करेंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या
कि समांतर चल रही हैं, एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं, विपरीत दिशाओं में। ठीक है, विपरीत दिशाओं में मतलब एक ट्रेन अगर इधर से जा रही है तो दूसरी ट्रेन इसके विपरीत इधर से आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से हमें देखना क्या है, रिलेटिव स्पीड देखनी है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब समान दिशा में ट्रेनें चल रही होती है, जैसे कि अगर ट्रेनें दोनों एक ही दिशा में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड जो होता है वो क्या होता है, माइनस हो जाता है। एक ट्रेन में से दूसरी ट्रेन का स्पीड हम माइनस कर देंगे। और वही अगर विपरीत दिशा में है तो स्पीड क्या है, जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के नज़दीक आ रही है तो जाहिर सी बात है कि स्पीड जो है वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आप देखें क्वेश्चन में कहा गया विपरीत दिशाओं में चल रही है तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, 68 और 40 यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगे। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस पता करना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे एक दूसरे को वो पार करने में। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, जितनी ट्रेनें लंबी होंगी। तो यहाँ से आप देखें ये ट्रेन है 550 मीटर लंबी और ये है 650 मीटर लंबी, तो दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 6 5 11 1 12, यानी कि 1200 मीटर का डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना है पास करने के लिए। तो अब सिंपल सी बात, समय बराबर क्या आता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, अब देखिए दूरी हमारा कितना आ गया, 1200 मीटर। 1200 मीटर हमें पास करना है और स्पीड क्या है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है आपको। ठीक है, स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और डिस्टेंस मीटर में। तो सबसे पहले इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना है हमें, 108 को 5/18 से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये भी बताऊंगा कैसे आता है 5/18। ये 18 से कट गया 6 बार में, 6 बचे 30, यानी कि स्पीड क्या आ गई, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें क्या करना है, इससे डिवाइड कर देना। तो 30 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट गया, 3 से 40 बार में, यानी कि कितना टाइम लगेगा, 40 सेकंड का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन पहला, 40 सेकंड का समय लगेगा। अब यहाँ पे आप देखें 5/18 ये जो है वो कैसे आया, तो हमें स्पीड को क्या करना होता है, 108। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड है, इसे हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो होता है 1000 मीटर। ठीक है, और अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 घंटा में दिया है, तो 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। अगर इसी को हम, ये तो स्पीड दी गई थी, अगर ये 1000 बाय 60 × 60 इससे ही हम सॉल्व करते हैं तो 5/18 आता है। इसीलिए सिंपल जल्दी से करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करेंगे, और यही काम अगर उल्टा करना है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से अभी एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। क्या दिया है, अभी एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है। वरुण अभी से 25% अधिक दक्ष है, वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। शेष कार्य चारू द्वारा अकेले 6.2/5 दिनों में पूरा किया जाता है। तो वरुण और चारू मूल कार्य का 75% कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे आप देखिए क्या दिया गया है, अभी एक कार्य को 50 दिन में कर सकता है, तो लिख देते हैं अभी कितने दिन में कर लेगा वो, 50 दिनों में कर सकता है। अगला दिया गया है वरुण अभी से 25% दक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी दी नहीं गई थी, तो अभी की एफिशिएंसी को अगर हम मान लेते हैं 100%। ठीक है, अगर अभी की एफिशिएंसी है 100%, तो कहा जा रहा है कि जो वरुण है यानी कि वी, ये वरुण जो है ये 25% अधिक दक्ष है, मतलब एफिशिएंट है 25% ज़्यादा। तो अगर ये 100 है तो वरुण क्या आ जाएगा, 125 हो जाएगा। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 25 से 4 बार में कटेगा, 25 से 5 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कि 4 हो गई तुम्हारे अभी की दक्षता और 5 हो गई वरुण की दक्षता। अब क्या कहा जा रहा है कि वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते थे। सबसे पहले हम काम निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर ये काम निकालने के लिए क्या किया जाएगा, दिनों की संख्या को एफिशिएंसी से गुना कर देते हैं। 50 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा काम, 200, यानी कि टोटल काम आ गया हमारा 200। तो यहाँ पे हम काम लिख देते हैं 200। ठीक है, 200 काम 50 की दर से करेगा तो इसे 40 दिन लगेंगे। ठीक है, ये भी निकल गया। आगे क्या पूछा जा रहा है, कहा गया है कि वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। कौन, अभी और वरुण। अगर अभी और वरुण काम करेंगे तो देखें यहाँ 4 5 9, यानी कि 9 की दर से 8 दिनों तक काम करेंगे। तो 8 दिनों तक काम करेंगे तो 9 8 कितना आ गया, 72, यानी कि उन दोनों ने 72 काम कंप्लीट कर दिया। तो 200 में से अगर 72 काम हो गया तो बचे कितने, 128 काम अभी शेष है। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है कि शेष कार्य चारू द्वारा अकेले 6.2/5 दिनों में पूरा किया जाता है। तो वरुण और चारू मूल कार्य का 75% कितने दिनों में पूरा करें। शेष कार्य चारू द्वारा अकेले 6.2/5 दिनों में किया जाता है। तो शेष कार्य था हमारा 128 काम, चारू कितने दिनों में पूरा कर रही है, 6.2/5। इसे हम सीधा कर लेते हैं, 5 6 30 तो 32/5 दिनों में ये पूरा करती है। तो यहाँ से इसकी भी एफिशिएंसी निकल जाएगी, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 32/5। अब यहाँ से क्या करना है, 32 और ये 5/5 ऊपर चला जाएगा 5,
32 से 16 से काटते हैं, 16 दूनी 32, 16 8 128, 2 से 4 बार में 4 बचे कितना आ गया 20। ठीक है, ये 20 किसकी एफिशिएंसी आई, चारों की, यानी कि 20 जो है वो चारों की दक्षता है, चारों की दक्षता हो गई 20। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि वरुण और चारू मूल कार्य का 75% कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी मूल कार्य का 75%। तो यहाँ से आप देखें मूल कार्य 200 है, 200 का 75% कितना हो जाएगा 150। 150 काम किससे करवाना है हमें, चारू और वरुण और चारू से। ठीक है, तो वरुण की एफिशिएंसी है 5, यहाँ से आप देख सकते हैं, और चारू की 20, तो 20 और 5 25 की दर से करना है ना, तो 25 की दर से कितने दिनों में हो जाएगा, 25 से 6 बार में 150, यानी कि 6 दिनों में वो काम खत्म कर देंगे। तो यहाँ से आप देखें ऑप्शन 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, P एक खिलौना Q को 40% के लाभ पर बेचता है और Q इसे R को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि R खिलौने के 539 रुपये का भुगतान करता है तो P के लिए खिलौने का क्रय मूल्य क्या था। तो यहाँ पे 3 कस्टमर है हमारे पास, P, Q और R। तो यहाँ से हम देखते हैं P एक खिलौना Q को 40% के लाभ पर बेचता है, मतलब P ने Q को 40% के लाभ पर बेचा, यानी कि इसने अगर 100 में खरीदा तो इसे कितने में बेच दिया, 140 पे बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि यदि और Q R को इसे 10% के लाभ पर बेचता है। अगर देखिए Q के लिए तो ये CP बन जाएगा उसकी, क्योंकि उसने 140 में खरीदा है। अब Q R को 10% के लाभ पे बेचता है, यानी कि अगर हम 140 का 10% निकालें तो कितना आ जाएगा, 140 का 10% हो जाएगा 14, यानी कि 14 रुपये ज़्यादा, 154 रुपये में ये किसे दे देता होगा, 154 पे दे रहा होगा वो R को। R के लिए खिलौने का जो क्रय मूल्य है वो 539 रुपये दिया गया। ठीक है, तो ये जो 539 रुपये है इस पे किसने भुगतान किया है, इसका भुगतान किया है R ने। तो R की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे आप देखें 154, तो ये 539 154 के बराबर है। पूछा क्या गया है कि P को खिलौने का क्या मूल्य अदा करना पड़ा था, है ना, क्रय मूल्य क्या था P के लिए। तो P के लिए कितना था 100%, हम ऐसे क्या करेंगे 100% निकाल देंगे, और ऐसे हम इसे कटा देते हैं। किससे कटेगा ये 539, 11 से एक बार में, 11 से 4 बार में, फिर 11 से ये 4 बार में, और 11 से 9 बार में। 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 2 से ये 50 बार में। 50 को 7 से किया तो कितना आ गया 350 रुपये। आई होप आप समझ पाए होंगे। 350 रुपये, यानी कि ऑप्शन चौथा राइट आंसर है इसका। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लें वीडियो, या फिर मैं एक बार और बताता हूँ। यहाँ से आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्या कहा जा रहा है कि P Q को खिलौना 40% के लाभ पे बेचता है, तो मैंने सिर्फ माना P का। ठीक है, P ने मान लिया कि 100 रुपये में खिलौना खरीदा। ठीक है, अब Q को वो 40% के लाभ पे बेचता है, तो 100 का 40% 40 ही होगा, तो 40% के लाभ पर मतलब 40 ज़्यादा, तो 100 से 40 ज़्यादा 140। 140 में उसे किसने बेच दिया, उसने 140 पे Q को बेच दिया। ठीक है, आगे क्या दिया जा रहा है कि Q R को 10% के लाभ पे बेचता है, तो अब वो 10% किस पे लाभ लेगा, 140 पे 10% का लाभ लेगा, क्योंकि उसने 140 में खरीदा है। ठीक है, तो 140 का 10% 14 होता है, तो यहाँ से आप देखें 4 5 और 1, यानी कि 154 पे उसने R को बेच दिया होगा। ठीक है, अब ये R ने ही कितने पैसे 539 रुपये जो पे किए वो R ने किया पे, तो 539 रुपये R का दिया गया, तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये 539 जो है, ये 539 ये 154 के बराबर हो गया। हमें पूछा गया था P ने खिलौने के लिए कितने पैसे का भुगतान किया था, है ना, कितने रुपए दिए थे, तो उसका CP पूछा गया, तो हमने P के लिए कितना माना था 100 माना था, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि संपूरक कोण का अनुपात 11:7 है तो बड़े कोण का 3 गुना और सबसे छोटे कोण के 2 गुना के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। संपूरक आपको पता होगा, संपूरक किसे कहते हैं, जब दो कोण का योग 180 डिग्री होता है उसे ही संपूरक कहते हैं। तो यहाँ पे कोणों का अनुपात दिया गया 11:7, तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि जो कोण है वो x के अनुपात में होंगे, तो हमारा एक कोण हो जाएगा 11x, दूसरा कोण हो जाएगा 7x, और संपूरक यानी कि 180, तो जोड़ दिया तो कितना आ गया 180 डिग्री। अब यहाँ से सॉल्व करें, 11 7 18x बराबर 180, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 180/18, तो आ गई 10 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम दोनों कोण निकाल लेते हैं, 11x मतलब 110 और 7x मतलब 7 दें 70 आ गए। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बड़े कोण का 3 गुना, तो बड़े कोण का 3 गुना करेंगे तो 11 3 33, यानी कि 330 आ गया बड़े कोण का 3 गुना, और छोटे कोण का दुगना के बीच अंतर, तो दुगना करेंगे तो 140, इसके बीच अंतर, तो 0 13 में 9 13 में 4 तब 9, और ये 2 में 1 तो 190। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा।
समपूरक मतलब दो कोणों का योग 180 और पूरक मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स और वाई दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों पाइप एक साथ खुले हो तो कितने समय बाद वाई को बंद करना चाहिए जिससे टंकी 18 मिनट में भर जाए। चलिए देखते हैं। एक्स की एफिशिएंसी कितनी दी गई है, एक्स की दी गई है सॉरी एक्स का 24 मिनट में टंकी को भर सकता है, यानी कि एक्स 24 मिनट ले रहा है और वाई 32 मिनट ले रहा है। तो मैंने बताया था टैंक की कैपेसिटी निकालने के लिए क्या, दोनों का एलसीएम, तो आ जाएगा 96। अब एफिशिएंसी निकालते हैं, 24 से 96 को अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा 4, और ये 32 से 3, यानी कि एक्स की एफिशिएंसी 4 और वाई की 3। पूछा क्या गया है कि दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, ठीक है, तो कितने समय बाद वाई को बंद करना चाहिए जिससे टंकी 18 मिनट में भर जाए। तो यह क्वेश्चन से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वाई को बंद किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि एक्स जो है वो पूरे समय तक चलेगी। तो पूरा समय कितना है 18 मिनट, यानी कि 18 मिनट तक हमें एक्स को चला देना है। तो 18 मिनट तक अगर 4 की रेट से चलेगी तो कितना 18 चौक 72, यानी कि 72 जो पानी है ये किसने भर दिया, ये तो एक्स नहीं भर दिया, तो बचा कितना 24। अब ये 24 कौन भरेगा, वाई भरेगा। तो वाई 24 भरने में कितना टाइम लगाएगा, 3 की रेट से ये 8 मिनट लगाएगा, ठीक है। तो 8 मिनट के बाद हमें क्या करना है, वाई को बंद कर देना है ताकि टंकी हमारी 18 मिनट में भर जाए। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट आंसर होगा। और एक और अप्रोच मैंने बताया था ऑप्शन से, वो भी आप कर सकते हो। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 600 है और किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर 5 है। इस श्रेणी के का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, अगर जिसने 10th क्लास में समांतर श्रेणी पढ़ा होगा वो आसानी से ये सवाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि एक एपी में 15 पदों का योगफल 600 दिया गया, यानी कि पदों की संख्या टोटल कितनी होने वाली है, एन जो है वो हो जाएगा 15, पदों की संख्या एन से डिनोट करते हैं, और योग दिया हुआ है 600, तो एस एन, यानी कि पदों का योग 600 दिया गया है। और क्या दिया गया, किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच अंतर 5 है, तो अंतर क्या होता है डी, ठीक है, डी दिया गया है, सार्वअंतर जिसे कहते हैं हम, अंतर है 5। तो यहाँ से हमें क्या पता करना है, श्रेणी का प्रथम पद, यानी कि हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला आता है सीधा सा, अगर आप फॉर्मूला जानते हो तो ये आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन, ठीक है, और ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से आप देखें ए एन जो होता है वो अंतिम पद होता है, ठीक है, और हमें अंतिम पद पता नहीं है, इसीलिए हम ए एन की जगह ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। एस एन कितना दिया गया है 600 दिया गया, तो हम यहाँ से 600 वैल्यू पुट करेंगे। एन कितना दिया गया 15, तो यहाँ पे 15/2 आ जाएगा। और यहाँ से देखें ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, पता करना है हमें, और यहाँ पे ये फॉर्मूला डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी आ गया। अब यहाँ से देखें आप 15 से ये 600 कट जाएगा 40 बार में, और 40 को 2 से गुना किया तो 80, ठीक है। अब यहाँ देखें ए और ए कितना हो गया 2a प्लस एन कितना वैल्यू दिया गया एन का 15 में से 1 माइनस किया तो 14, और डी की वैल्यू है 5, तो 14 को अगर हम यहाँ क्या जाएगा 14 इंटू 5, तो 14×5 कितना होता है 70। अब यहाँ से आप देखें 2a इक्वल टू क्या आ गया 80, और ये प्लस में 70 क्या होगा इधर जाएगा तो -70, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू 80 में से 70 तो 10, और a की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि जो प्रथम पद है वो क्या आएगा 5। ऑप्शन आपका पहला राइट आंसर होगा। ये समांतर श्रेणी का जो क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तभी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड अगर आपने ये टेस्ट दिया है तो आपने स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।